हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का ऑल इन वन सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस लेक्चर में अपन कुल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी को हर एक क्वेश्चन पर 10 सेकंड दिए जाएंगे। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें एंड लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन लोथल भोगो नदी के किनारे पर है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सतलज नदी के किनारे। अब आपको 10 सेकंड्स मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो सतलज नदी, यानी मोहनजोदड़ो है वो सतलज नदी के किनारे पर नहीं है। मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर है। दोस्तों, लोथल भोगो नदी के किनारे पर है गुजरात में, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। दायां और बायां तट पूछे तो बायां तट है और ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर है राजस्थान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर है पाकिस्तान में। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, ग्राम उजाला स्कीम किस राज्य से शुरू की गई थी? यानी हाल ही में एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्राम उजाला नाम की स्कीम लॉन्च की थी, वो किस राज्य से शुरू की थी? उसका फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन बिहार, थर्ड ऑप्शन राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है पंजाब। 10 सेकंड मिलते हैं अभी आपको, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर बिहार, यानी ग्राम उजाला स्कीम है वो बिहार से लॉन्च की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब अपन देखते हैं कि इस ग्राम उजाला स्कीम में जो क्या है, मतलब ये किस लिए लॉन्च की। तो दोस्तों, ग्राम उजाला स्कीम है ये केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण एरिया में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी और ये आरा बिहार से शुरू की गई थी। यानी जो ये एलईडी बल्ब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पर ब्लड के 10 रुपीज़ लेगी। ओके, और ये 19 मार्च 2021 को लॉन्च की गई थी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में। सेकंड ऑप्शन है मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी ने खोज की 1922 में। थर्ड है लोथल रंगनाथ राव ने खोज की 1954 में। फोर्थ ऑप्शन है रोपड़ बीबीलाल ने खोज की 1956 में। अब आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है रोपड़ बीबीलाल 1956। रोपड़ की खोज बीबीलाल ने जरूर की है, बट 1956 में नहीं की थी। रोपड़ की खोज 1950 में हुई थी। जो रोपड़ जगह पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं उनकी खोज 1950 में की। अब अपन देखते हैं रोपड़ के बारे में डिटेल थोड़ी सी। रोपड़ है उसकी बीबीलाल ने खोज की है और 1950 में। ओके, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल है वो है रोपड़। इसकी जो उत्खनन हुआ था वो था 1956 में, यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ओके, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1956 में रोपड़ को उत्खनित किया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित स्थल पूछे तो रोपड़ है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म, यानी सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म विश्व की बात हो रही, विश्व में किस देश में? यानी तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर फार्म वर्ल्ड में किस देश में है? फर्स्ट ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, सेकंड ऑप्शन है सिंगापुर, थर्ड ऑप्शन है स्कॉटलैंड और फोर्थ ऑप्शन है साउथ अमेरिका। आपको 10 सेकंड मिलते हैं, अपना आंसर जरूर ऐड करें। दोस्तों, मैंने इस ऑल इन वन सीरीज में हर एक टॉपिक से, यानी हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है। करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है,
जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री एंड कंप्यूटर और उसके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें एंड वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सिंगापुर। एंड जो विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर फार्म पूछे तो वो है सिंगापुर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म किस राज्य में है? हाल ही में उसका निर्माण किया है तो वो किस राज्य में निर्माण हो रहा है मतलब। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है अपना, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस जगह पर लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस जगह पर लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लोथल गुजरात, सेकंड ऑप्शन है रोपड़ पंजाब, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है बनावली हरियाणा। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर जरूर ऐड करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा राजस्थान। यानी लकड़ी के हल तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य है वो अपने को कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अब अपन देखते हैं कालीबंगा से और क्या क्या प्राप्त हुए हैं अपने को। तो दोस्तों कालीबंगा से भूकंप यानी प्रथम भूकंप के साक्ष्य पूछे कि भूकंप के साक्ष्य प्रथम बार कहाँ से प्राप्त हुए तो वो हुए थे कालीबंगा से। सेकंड पॉइंट देखें तो वो है एक साथ दो फसलों को बोने के साक्ष्य, यानी एक साथ दो फसलों को बोने के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुए वो है कालीबंगा से। थर्ड ऑप्शन है अपने पास, थर्ड पॉइंट है वो है कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य। यानी अपन ने पढ़ रखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सभी घर पक्की ईंटों के थे, यानी पक्की हुई ईंटों के बने हुए थे। बट कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। और फोर्थ पॉइंट है वो है बेलनाकार मोहरा के साक्ष्य, यानी बेलनाकार मोहरा के साक्ष्य पूछे वो भी कालीबंगा है। अब दोस्तों एक पॉइंट पूछता है कि मेसोपोटामिया और कालीबंगा के मध्य व्यापारिक संबंध कैसा था, मतलब किस चीज़ के बारे में था, तो वो था बेलनाकार मोहरा। यानी मेसोपोटामिया और कालीबंगा के मध्य बेलनाकार मोहरों का व्यापार होता था। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है? यानी किस विद्वान ने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही आपस में मतलब एक किसी विशाल साम्राज्य बड़े साम्राज्य की है वो जुड़वा राजधानी है? फर्स्ट ऑप्शन है एक कनिंघम, एक का मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम, सेकंड ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगर, थर्ड चार्ल्स मेसन, फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर जरूर ऐड करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो स्टुअर्ट पिगर। स्टुअर्ट पिगर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC के किस जगह पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं? यानी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये जगत नहीं है ये जगह है, सिली मिस्टेक हो गया, सॉरी। दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, बाकी सब जगह दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोथल, सेकंड ऑप्शन है राखीगढ़ी, थर्ड ऑप्शन है चनहुदड़ो और फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। तो इसका राइट आंसर वो है चनहुदड़ो। ओके, एक मैं इसमें आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको याद रखें। दोस्तों राजस्थान में हमारे यहाँ पर क्या है कि रेत के जो टीले होते हैं उसको अपन बोलते हैं दड़े, यानी दड़ों। तो चनहुदड़ों से दड़ो पॉइंट ले लो, दड़ो पॉइंट वर्ड से लेने के अपने को समझ में आता है कि जहाँ रेत के टीले होते हैं उस पर अपन दुर्ग नहीं बना सकते हैं, रेत पे दुर्ग थोड़ी देर बनेंगे। तो इसका आंसर इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि दुर्ग के साक्ष्य कहाँ नहीं मिले, दड़े पर, यानी कि चनहुदड़ो। ओके, अब अपन देखते हैं चनहुदड़ो से और क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों चनहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, मन के बनाने का लिपस्टिक्स के साक्ष्य है वो भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं। पीतल की इका गाड़ी के साक्ष्य भी चनहुदड़ो से हुए, और बिल्ली के पीछे भागते हुए कुत्ते के पद चिन्ह भी अपने को चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। और नगरीय तथा शहरी दोनों सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं।
दोस्तों अपन ने पढ़ रखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिविलाइजेशन थी वो शहरी सभ्यता थी, बट चनहुदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर नगरीय तथा शहरीय दोनों प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मन के बनाने का कारखाना है वो चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। एक ऐसी जगह और थी जहाँ पर मन के बनाने का कारखाना मिला था, उस जगह का आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हाल ही में सदस्य कौन बना है? यानी ISA का हाल ही में कौन सा देश है जो सदस्य बना है? फर्स्ट ऑप्शन है ईरान, सेकंड ऑप्शन है साउथ सूडान, थर्ड ऑप्शन है पोलैंड और फोर्थ ऑप्शन है इटली। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर जरूर पिन करें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है इटली, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हाल ही में सदस्य बना है इटली। अब देखते हैं ISA क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही है आपको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में है गुरुग्राम। फाउंडेड यानी इसका निर्माण हुआ है 30 नवंबर 2015 में, 30 नवंबर 2015 में। और इसमें अभी मेंबर है टोटल वो है 121 मेंबर। और पूछे सबसे नवीनतम मेंबर कौन सा है, तो वो आपको पता ही है इटली, जो हाल ही में ऐड हुआ है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। फर्स्ट ऑप्शन है मंगलयान, सेकंड ऑप्शन गगनयान, थर्ड ऑप्शन है चंद्रयान, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है गगनयान, यानी अंतरिक्ष में जाएगा गगनयान 2022 तक, तो उसमें एक मानव जाएगा, इसलिए भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा बनेगा? वो बनेगा गगनयान। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? पंचवर्षीय योजना की जगह पर जो नीति आयोग 2015 में आया था उसकी फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग, यानी नीति की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया, सेकंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफर्स ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशन ऑफ इंडिया। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है थर्ड। देखो सब में लिखा है नेशनल इंस्टीट्यूट यही है, जो भी है ये देखना है। ट्रांसफॉर्मिंग होता है, न कि ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, न ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसफॉर्मिंग होता है। ओके, अब अपन देखते हैं नीति आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, निर्माण हुआ था। और इसका जो चेयरमैन होता है वो PM खुद होता है। जैसे अभी पूछे नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, तो वो है नरेंद्र मोदी जी। मतलब PM होता है, जो देश का PM होता है वही उसका नीति आयोग का चेयरमैन रहेगा। और वाइस चेयरमैन पूछे अब कौन है, तो वो है राजीव कुमार। और CEO पूछे नीति आयोग का, तो वो है अमिताभ कांत। और फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन होता है नीति आयोग का थिंक टैंक ऑफ इंडिया, इसको अपन बोल सकते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट संविधान संशोधन किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है संसद द्वारा, सेकंड ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, थर्ड ऑप्शन है राज्यसभा द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट संविधान संशोधन है वो 9th जो शेड्यूल है, अनुसूची है, उसको ऐड किया था 1951 में। जबकि संसद कब बनी थी? संसद बनी थी 1952 में। तो जब तक देश आज़ाद, मतलब जब देश आज़ाद हो गया और बीच में देश आज़ाद और संसद बनने के बीच में जो अंतरिम संसद का काम कर रही थी वो थी संविधान सभा। तो फर्स्ट अमेंडमेंट किसने किया? संविधान सभा ने ही किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो जरूर ध्यान रखें। और फर्स्ट अमेंडमेंट किस रिलेटेड था? तो वो था 9th शेड्यूल, 9th अनुसूची से। ओके, जबकि देखो अपन ऑप्शन दे के भी कर सकते थे,
एक तो संसद का निर्माण कब हुआ, 1952 हुआ, तो ऑप्शन गया। फिर देखें लोकसभा, तो लोकसभा कभी संविधान में संशोधन नहीं करती, न राज्यसभा करती है। इनमें तो बिल आता है, फिर मान लो यहाँ राज्यसभा में बिल आएगा या लोकसभा में आएगा। अगर राज्यसभा में आया तो वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा पहले। तो जैसे लोकसभा में पहले आया तो लोकसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति के जाएगा। राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति अगर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तब तक बिल होता है। अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो बिल एक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, विधेयक एक्ट में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों संसद के टोटल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहले होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी अगर राज्यसभा या लोकसभा में किसी में भी अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी बिल आया है तो वो लास्ट में जाके अगर राष्ट्रपति साइन कर देगा तो वो हो जाएगा अमेंडमेंट। आई होप आप समझे होंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय, जब भारत आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यानी अंग्रेज हमारे पर राज करते थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम इंग्लैंड का राष्ट्रपति कौन, मतलब सॉरी प्रधानमंत्री कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, सेकंड ऑप्शन है क्लेमेंट एटली, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड चर्चिल, और फोर्थ ऑप्शन है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। आप अपना सब क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करते जाएं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड क्लेमेंट एटली है। कौन है? क्लेमेंट एटली। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन 1946, यानी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है सर पैथिक लॉरेंस, सेकंड ऑप्शन है एवी अलेक्जेंडर, थर्ड ऑप्शन है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, फोर्थ ऑप्शन है सर क्लेमेंट एटली। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। दोस्तों कैबिनेट मिशन में जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम उसके जब कैबिनेट मिशन आया तो पूछते हैं बार बार क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन में टोटल सदस्य कितने थे? तो टोटल सदस्य थे 3, ये तीनों। ओके, और उसका जो अध्यक्ष था वो था सर पैथिक लॉरेंस। और तीनों पूछे तो सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। आई होप आप समझे होंगे क्रिप्स मिशन, सॉरी क्रिप्स नहीं कैबिनेट मिशन, सिली मिस्टेक होगी उसके लिए सॉरी। अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितने थे? महिला सदस्य की बात हो रही है। ओके, तो दोस्तों संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? फर्स्ट ऑप्शन है 9th, सेकंड ऑप्शन है 11th, 14 या 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है 15। यानी संविधान सभा में टोटल महिला कितनी थी पूछे तो वो थी 15। अगर पूछे प्रथम बैठक में महिला कितनी महिलाओं ने भाग लिया 15 में से, तो उसका आंसर है वो है 9th। प्रथम बैठक की बात करें 9th, और टोटल संविधान सभा में महिला सदस्य पूछे तो वो है 15। अब दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में एकमात्र एक मुस्लिम महिला थी संविधान सभा की सदस्य, उसका नाम क्या था? वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करें। अब है 15 नंबर क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए, जो सुमेलित नहीं है उसको छांटिए। फर्स्ट ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को ग्रहण किया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को ग्रहण किया था। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी को ग्रहण किया था। राजभाषा घोषित की थी हिंदी, इसलिए अपन हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और फोर्थ ऑप्शन है वो है 24 जनवरी 1949 राष्ट्रीय गीत को ग्रहण किया था। तो आपको इसका आंसर बताना है। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। दोस्तों जरूर ध्यान से एक बार ऑप्शन जरूर वापस पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, 24 जनवरी 1949 नहीं, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत है वो एडॉप्ट किया था। ओके, यानी कि उसको अपनाया गया था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामेश्वरम तीर्थ स्थल किस द्वीप पर स्थित है? जो रामेश्वरम तीर्थ स्थल है वो किस द्वीप पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जाफना द्वीप, सेकंड ऑप्शन है चेनामनपार द्वीप, थर्ड ऑप्शन है पबन द्वीप, फोर्थ ऑप्शन है हम्बनटोटा द्वीप।
अपना आंसर जरूर पिन करें कमेंट बॉक्स में। 10 सेकंड मिलते हैं आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है पबन द्वीप, यानी रामेश्वर तीर्थ स्थान है वो पबन द्वीप पर स्थित है, तमिलनाडु। अब पूछे जापना द्वीप कहाँ पर है? जापना द्वीप श्रीलंका में है, पर ये जापना द्वीप ज़्यादा खबरों में क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर तमिल बहुल्य लोग हैं, यानी तमिली ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ये हमेशा मांग करते आए हैं कि अब हमारे को अलग से स्वतंत्रता दें, हम अपना अलग से देश बनाएंगे जापना द्वीप। ठीक है। हम्बनटोटा द्वीप श्रीलंका का है, जहाँ पर चाइना का अधिकार है। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तिपाई मुख बांध। तिपाई मुख बांध किस नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन गंगा नदी, सेकंड ऑप्शन हुगली नदी, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी और फोर्थ ऑप्शन है बराक नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो बराक नदी। अब आपको पता होना चाहिए बराक नदी कहाँ पर है। तो दोस्तों इधर से आ रही है गंगा और इधर से आ रही है असम साइड से आ रही है ब्रह्मपुत्र। जब ये दोनों बांग्लादेश में एंट्री करती है तो गंगा का नाम क्या हो जाता है? गंगा का नाम हो जाता है पद्मा और ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना, और ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। और ये दोनों मिलने के बाद जब आगे जाती है तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। तो दोस्तों मेघना नाम होता है। बराक नदी है वो मेघना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये मेघना हो गई और ये हो गई बराक नदी। बराक नदी है वो मणिपुर से निकलती है और इस पर एक जो बांध बना है उसका नाम है तिफाई मुख बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तिफाई मुख बांध। तो तिफाई मुख बांध किस नदी पर है? बराक नदी पर। आई होप आप समझे होंगे। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? गंगा नदी का है पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी का है जमुना, और दोनों मिलने के बाद सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बाद जब ये दोनों मिल जाती है तो उसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना की सहायक नदी है बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है और इस पर एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है तिफाई मुख बांध। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किस देश से किया जाता है? यानी भारत में लंबी दूरी के जो मिसाइल्स होती है उसका परीक्षण किस द्वीप से किया जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है चांदीपुर द्वीप, सेकंड ऑप्शन है व्हीलर द्वीप, थर्ड ऑप्शन है श्रीहरिकोटा द्वीप और फोर्थ ऑप्शन है वेलिंगटन द्वीप। तो दोस्तों आपको 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है लंबी दूरी का जो मिसाइलों का परीक्षण है वो किया जाता है व्हीलर द्वीप से। कहाँ से? व्हीलर द्वीप। अब आपको दिमाग में आता होगा कि व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? तो व्हीलर द्वीप दोस्तों चिल्का झील पर है, उड़ीसा में। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है चांदीपुर द्वीप। चांदीपुर द्वीप भी उड़ीसा में प्रेजेंट है, मतलब स्थित है, जहाँ पर क्या किया जाता है? छोटी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण। छोटी का पूछे तो वो है चांदीपुर द्वीप, बड़ी का पूछे तो व्हीलर द्वीप। फिर है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप है वो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर क्या किया जाता है? इसरो का उपग्रह परीक्षण केंद्र बनाया गया है श्रीहरिकोटा को। ओके, और लास्ट में बचा वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप है वो है कोची वेबनाड झील पर केरल में, जहाँ पर नौ सैनिक प्रशिक्षण केंद्र है। ओके, आई होप आप चारों ऑप्शन का स्टैटिक जीके आपका क्लियर हुआ होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिंग्या शरणार्थी किस देश से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन म्यांमार, फोर्थ ऑप्शन है भूटान। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है वो म्यांमार। रोहिंग्या शरणार्थी है वो म्यांमार से संबंधित है। यानी दोस्तों अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, सेना ने जो तख्ता पलट किया है, जिससे क्या है कि रोहिंग्या शरणार्थी है वो शरण लेने के लिए भारत में बहुत सारे आ रहे हैं म्यांमार से। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्यों है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये अभी करंट में चर्चा में है, इसलिए लिया है मैंने ये क्वेश्चन। बार बार एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन अभी करंट में है इसलिए पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि रोहिंग्या शरणार्थी है वो किस देश से संबंधित है। तो वो है म्यांमार, जो कि इंडिया में आता है रोहिंग्या शरणार्थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो चकमा शरणार्थी है वो किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं खुद ही बता देता हूँ। चकमा जो शरणार्थी है वो है बांग्लादेश से। डाउट एकदम क्लियर होना चाहिए। चकमा है वो तो है कहाँ के? चकमा थे बांग्लादेश से, और रोहिंग्या है वो है म्यांमार से। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन अपना है लिम्पियाधुरा जो नदी है, लिपुलेख दर्रा और काला पानी किन दो देशों के मध्य विवादित है?
लिम्पियाधुरा, लिपू लेक दर्रा एंड काला पानी किन दो देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन है भारत भूटान के मध्य, सेकंड भारत नेपाल के मध्य, थर्ड भारत पाक के मध्य, फोर्थ है भारत बांग्लादेश के मध्य। 10 सेकंड मिलते हैं, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करें। एंड टोटल 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, उन टोटल का स्कोर 20 में से जरूर लिख कर भेजें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है भारत बांग्लादेश। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं है तो आप जरूर ध्यान रखें। लिम्पियाधुरा, लिपू लेक दर्रा और काला पानी तीनों ही भारत और बांग्लादेश, भारत और नेपाल के मध्य विवादित है। अब आप मेरे को एक आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें कि भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं, भूटान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं और बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश एक ऐसा कौन सा राज्य है जो दो बार सीमा टच करता है, और बांग्लादेश और किस राज्य के मध्य जीरो रेखा है, जीरो लाइन है। आई होप आप समझे होंगे, आपको इंटरेस्ट आया होगा। क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पार्ट 3 के लिए इंतज़ार ज़रूर करें। हर 2 दिन में आपके पास एक पार्ट आता रहेगा ऑल इन वन सीरीज़ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।